नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाइयां अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाइयां अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन है इसके, विकास निरंतर होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है। बिना प्रथम चरण पूरा किए द्वितीय एवं तृतीय चरण का संपादन जटिल है। क्योंकि वर्ग को बनाने में चारों भुजाओं की समानता का ध्यान रखना जरूरी है, अतः वर्ग से पहले किसी बच्चे को कोई ज्यामिति, आकृति, गोले का चिन्ह और आयत की जानकारी होनी चाहिए, जो कि क्रमबद्ध विकास के माध्यम से ही संभव है। यही तथ्य हीरे के आकृति को बनाने के संदर्भ में भी लागू होगा। इस तरह यह सिद्ध है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति के भूमिका पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्योंकि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का संक्रमण है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुण हस्तांतरण अपनी संतानों में करते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जाता है कि बालक अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत सी चीजें ग्रहण करता है, जो कि वंशानुगत प्रभाव से अलग सापेक्षिक रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये दोनों तथ्य विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक प्रभाव को परिवर्तनशील व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शित करते रहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। क्योंकि विद्यालय सामाजिकरण की पूर्व पीठिका का निर्माण करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, बातें करना, सम्मान प्रदर्शित करना आदि सभी विषय विद्यालय के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु हैं। इन सभी बिंदुओं के मध्य न केवल अंतःक्रिया चलती रहती है, बल्कि सामग्रियों के आदान प्रदान से शिक्षा प्रणाली से अलग एक अनौपचारिक सामाजिकरण की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। ये सभी चीजें विद्यालयों में प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से संपादित होती रहती हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो इसका सही उत्तर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्योंकि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 चरणों की चर्चा की है। प्रथम चरण इंद्रियजनित गामक अवस्था में वह बच्चों के अनुकरण
स्मृति और मानसिक निष्पण की बात करते हैं, जो बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को बताता है। दूसरी अवस्था या चरण में पियाजे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हैं और बालक में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने के लक्षण की बात करते हैं। तीसरे चरण में पियाजे अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हैं, बच्चे की खोजपूर्ण अधिगम की स्थिति को वर्णित करते हैं। चौथी अवस्था में पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलवर्ग के नैतिक विकासों के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है, क्योंकि बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक, पारंपरिक रचनात्मक। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक रचनात्मक, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण की पूर्व पीठिका का निर्माण करते हैं। कक्षा में मौजूद शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य एक मजबूत एवं तार्किक अंतःक्रिया का संपादन होता है। अध्ययन के समय विद्यार्थी का न केवल सामाजिक विकास होता है, बल्कि उसमें रचनात्मक मूल्यों का भी निर्माण होता है। इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य शिक्षण अध्ययन प्रणाली संपन्न होती रहती है और वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संदर्भ में अंतःक्रिया की माध्यम से दोनों एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होते रहते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो इसका सही उत्तर है ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, क्योंकि शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य न केवल सामाजिकरण की आरंभिक प्रक्रिया को शुरू करना है, बल्कि बालक में कुशलता का रोपण करना भी है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में इन दो बिंदुओं के अतिरिक्त बालक के भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में समन्वयजनक शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है, जो न केवल बालक की जीवनचर्या के लिए अनुकूलतम हो, बल्कि उसके भविष्य की कार्यों में सहायक भी हो। इस शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि जैसी शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि पियाजे के अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वे यह जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि उनके विचार किसी से संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। भाषा विकास के क्रम में आनुवांशिकता सहायक तथ्य के रूप में कार्य करती है। इसी तरह अभिरचनाशीलता, उनका अहम केंद्रित संवाद उनके भाषा विकास के क्रम को बल देता है। इनके माध्यम से उनमें अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए एक
सामान्य संभाव्य वक्र में 100 और है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसके ऑप्शन है 78, 80, 98, 88। तो इसका सही उत्तर होगा 98, क्योंकि स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि मापनी के अनुसार z इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 अपॉन यू हो जाएगा, 15 आएगा अपॉन में, तो 130 में से 100 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, 30 को 15 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा। जो 2 आएगा इस स्केल में z का सूचांक 2 है, जो प्रतिशत में लगभग 97.7 होती है, जिसे अनुमानित तौर पे हम 98% लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। इसका सही उत्तर है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। क्योंकि बुद्धि के विविध सिद्धांतों के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने यह माना कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। उनका यह मानना था कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण योग्यता को। उनका यह भी मानना था कि बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों से निपुण होते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।